सो वेलकम गाइस अगेन। और इस वीडियो में हम कुछ रैंडम एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। बट ये जो एमसीक्यू है ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये किसी ने मुझे पीडीएफ सेंड की थी, वन ऑफ स्टूडेंट। तो उसी पे बेस पे एमसीक्यू हैं। तो वैसे तो 100 to 100 एमसीक्यू थे, बट एट अ टाइम डिटेल में हर एक को समझना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए 20-20 हम लेंगे। तो 2-3-4 वीडियो में वो कवर हो जाएंगे। सो एमसीक्यू बहुत अच्छे थे ये, ठीक है। जो जिसका भी पेपर था, मे बी एमएससी लेवल का पेपर था, बट ये है कि इजीली सॉल्व कर लोगे। किसी किसी क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जिसके लिए मैंने बुक का रेफरेंस लिया था। तो मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा था कि कुछ नई चीज़ सीखने को मिली थी। मतलब किसी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, आप रेगुलरली किसी चीज़ को नहीं दे रहे हो तो फिर स्किप होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ओवरऑल अच्छा रहेगा। हम देखते हैं एमसीक्यू फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, वैल्यू एट 3SD लिमिट आर कॉल्ड। तो 3SD में हम क्या कहते हैं? एक्शन लिमिट, वार्निंग लिमिट, सेटिस्फैक्ट्री, ऐसी सेटिस्फैक्ट्री है या फिर नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा एक्शन लिमिट, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं तो डिस्कस करनी बनती है, इसीलिए आप इस चैनल पे आए हो। अदरवाइज तो सब जगह आपको दिखने को मिलता है क्या होता है। तो ये हमारा ही ज़ीरो है, ठीक है, जिसको मीन कहते हैं। सबसे पहले किसने दिया था ये हमको थ्योरी? वेस्टगार्ड है हमारे साइंटिस्ट, वेस्टगार्ड, ठीक है। उन्हीं के रूल चलते हैं कि कैसे हम अपनी लैब में से जो है एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो मीन होता है ये, यहाँ 1 प्लस का, यहाँ 1 माइनस का, यहाँ 2 प्लस का, यहाँ 2 माइनस का, राइट। देन यहाँ 3 प्लस का, देन 3 माइनस का। तो इस तरीके से चलता है। इसको हम एसडी कहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, एसडी। माउस से लिख रहा हूँ, सो उसके लिए थोड़ा सा परेशान मत होना कि कैसे लिखा जा रहा है, राइट। तो ये कहाँ काम आता है? जब हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं लैब में, तो हम कोई भी टेस्ट रन करने से पहले हम उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक करते पड़ते हैं, ठीक है। मशीन्स को हम रन करते हैं जब कोई टेस्ट, उससे पहले इसको हम क्वालिटी रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने कोई रन लगाया तो आइदर वो 1SD के पास होगा, या इसके ऊपर, या 2SD के ऊपर जाएगा, या 3SD के ऊपर जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में नीचे की तरफ भी जा सकता है वो, ठीक है, 2 पे, 3 पे, 1 पे। इसी पे बेस्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वैल्यू एट 3SD। अगर 3SD पे एक वैल्यू है तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, 3SD पे। तो बात यह है कि जब 3SD या उससे पार वैल्यू चल जाती है, ठीक है, एट 3SD और उसके पार, तो ये हमारी क्या हो जाता है? एक्शन लिमिट है ये, कि ये एक तरीके से रिजेक्ट हो चुका है, अब हमें दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर 2S जो हमारा 2SD है, इससे अगर बाहर एक भी चल जाता है तो उसको हम वार्निंग लिमिट कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं ये, इसी में सारा टाइम कंज्यूम ना हो जाए, बट ठीक है, आपको पता चलेगा, राइट। तो जो हमारी वार्निंग लिमिट आती है वो किस में आती है? 2SD में अगर कोई एक चला जाए, ठीक है। 1 में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो +1 यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट 2SD के बाहर जा रहा है तो वार्निंग लिमिट है एक, ओनली 1। बट अगर 2SD पे 2 जा रहे हैं, या +2SD पे 2 जा रहे हैं उसके बाहर, तो फिर ये वार्निंग लिमिट नहीं, तेना एक्शन लिमिट है। यहाँ पे हमें रिजेक्ट करके न्यू कंट्रोल लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसमें से क्या चीज़ आ रही है। अगर 2SD के ऊपर 2 है और 3SD के ऊपर 1 भी है, तो सब ये रिजेक्ट रूल में आते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि 1 तक चल जाएगा, 2 तक एक चलेगा, बट 2 के बाहर अगर 2 आ रहे हैं तो वो नहीं चल पाएगा, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ऐसे सेटिस्फैक्ट्री कब होगा? जब 1 और उसके आसपास हो, राइट। तो ये ऐसे सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है हमारा। सो होप थोड़ा सा आपको क्लियरिटी होगी इसमें। देन हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यीस्ट फर्मेंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग शुगर एक्सेप्ट। तो हमारी जो यीस्ट है वो फर्मेंट करती सबको, किसको नहीं करती? ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो ये सबको फर्मेंट करती है एक्सेप्ट फ्रॉम द लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज फर्मेंट नहीं होता यीस्ट से, क्यों? ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता यीस्ट के पास। कौन सा? लैक्टेस एंजाइम, जिसकी वजह से फर्मेंट करे उसको, राइट। देन थर्ड क्वेश्चन हमारा, लाइपोप्रोटीन कंटेन हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो इसमें से कौन सा हमारा लाइपोप्रोटीन है जिसमें कि हाईएस्ट क्वांटिटी होती है किसकी? फॉस्फोलिपिड की। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? HDL, LDL, VLDL और काइलोमाइक्रोन।
राइट आंसर हो जाएगा इसका HDL। HDL के बाद हाईएस्ट क्वांटिटी होती है किसकी, फॉस्फोलिपिड की, और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक यहाँ से चीज़ है LDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, और वे जो LDL है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इसका काम है कि आर्टरीज वगैरह में से कोलेस्ट्रॉल को लेके जाना और लीवर के पास, लीवर फिर इसको एक्सक्रीट कर देता है। बाकी LDL काम इसका अगेंस्ट है, वो लीवर से कोलेस्ट्रॉल लेके आर्टरीज में लेके आती है, और आर्टरीज में बनती है क्या, क्लॉगिंग या क्लॉटिंग जिसे हम कहते हैं, मतलब एक तरीके से रास्ता बंद करता है। साइंटिफिक टर्म में इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस, खून का प्रेशर बहुत तेज जाता है, BP वगैरह सब, तो ये बहुत एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। बट ये ध्यान रखने की बात है कि HDL गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, HCl इन गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस बाय। तो HCl कहाँ प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक जूस, शिफ्ट सेल, ऑक्जेंटिक सेल या गॉबलेट सेल या कॉर्नर सेल। तो ऑक्जेंटिक ये हमारे क्या यूज एक्सक्रीट करते हैं, HCl, ठीक है, HCl। और चीफ जो हमारे सेल होते हैं ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, ये अपना स्कीट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, आपने सुना होगा वर्ड, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर, सॉरी, जो चीफ सेल है, चीफ सेल हमारा जो पेप्सिनोजन, आपने एंजाइम सुना होगा, पेप्सिनोजन प्रोटीन के लिए उसकी इन्वॉल्वमेंट में होते हैं। ऑक्जेंटिक सेल HCl प्लस हमारा क्या एक्सक्रीट करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और गॉबलेट सेल म्यूकस, ठीक है। गॉबलेट सेल क्या करते हैं, म्यूकस, पूरे हमारे GI लाइन में, स्टमक, इंटेस्टाइन सब में। क्लोमल सेल पार्ट हैं, एक टाइप के सेल होते हैं ये, जो कि हमारे स्टमक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द बीटा एसिड सिक्रेटेड फ्रॉम। तो बीटा एसिड कहाँ सिक्रेट होता है, सबसे पहले किसके लिंक है, तो फीमेल में हम इसको चेक करते हैं प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है। तो इसी से मिलता देखो क्या चीज़ है इसमें, एड्रेनल मेडुला, प्रोस्टेट ग्लैंड, ओवेरियन फॉलिकल्स, देन हमारा साइनसिट्रोफ्लास्टिक सेल ऑफ प्लेसेंटा, प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगी तो उसको नेगलेक्ट करना। तो लास्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ही वैसे ही रिलीज होता है, राइट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्लेसेंटा वाला। देन सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, ऑक्सलेट क्रिस्टल आर फाउंड इन। ऑक्सलेट क्रिस्टल किस में दिखते हैं, एसिडिक पीएच में, एल्कलाइन पीएच में, न्यूट्रल या नन। तो नन तो नहीं होता, क्योंकि कुछ भी पीएच होगी ऊपर नीचे तो उसमें कुछ ना कुछ देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं एसिडिक पीएच में हमारा होता है ऑक्सलेट क्रिस्टल, और एल्कलाइन पीएच में हमको क्या देखने को मिलता है, अपने फॉस्फेट वाले, ठीक है, फॉस्फेट या कार्बोनेट क्रिस्टल कह सकते हैं हम, राइट। देखो ये एक MCQ, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, कई बार मैसेज आता है व्हाट्सएप वगैरह में कि सर इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या पढ़ा जाए, उसकी प्रिपरेशन क्या पढ़ा जाए, कौन से किन टॉपिक में। तो अब ये कोई पहले ऐसा कुछ था कि हाँ सर्टेन एक क्राइटेरिया होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें सब कुछ ही पढ़ना है, ठीक है। उतना ही तुम्हें माइक्रो पे जोर देना है, उतना ही तुम्हें हेमेट में जोर देना है, उतना ही तुम्हें हमारा बायोकेमिस्ट्री हो गया, देन हिस्टोपैथोलॉजी हो गया, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि भाई ऐसा ही होगा और ऐसा नहीं होगा। ये जो MCQ आपको मैं देता हूँ हर हफ्ते, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको एवेल्युएट कर पाओ कि हाँ कितने ठीक हो रहे हैं, यानी अभी और भी इन चीज़ों में भी मुझको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, जो टॉपिक आते हैं उसमें, राइट। तो मैसेज आते हैं कई बार कि पर्टिकुलर बता दो, तो अब हर एक को क्या ही बोलना पड़ता है, फिर कई बार मैसेज किसी को रिप्लाई भी नहीं दे जाता, ठीक है। तो फिर उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई पर्टिकुलर MCQ होता है, आपको सब कुछ ही पढ़ना है इन सब चीज़ में। 7th क्वेश्चन क्या है, डोनेटेड ब्लड अंडरगो स्क्रीनिंग फॉर विच डिजीज। तो डोनेटेड ब्लड किसके स्क्रीनिंग के लिए आता है, HIV के लिए, वायरल हेपेटाइटिस, डायबिटीज और A एंड B। क्लियर क्वेश्चन है, A एंड B जो हमारे हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही हम स्क्रीन करते हैं डोनेटेड जो ब्लड होता है। और डायबिटीज़ ट्रांसफ्यूजन ब्लड से ट्रांसमिट तो होती नहीं, तो इसका कोई रोल नहीं है, राइट। 8th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एट वन वेवलेंथ एंड एमिशन एट लॉन्गर वेवलेंथ इज यूज्ड। तो इन सब में किस में कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है और लॉन्गर वेवलेंथ रिलीज होती है, राइट। तो कौन किस में, विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, विजिबल नाम बता रहा है तो वो सारी रेंज ही विजिबल होगी, राइट। फ्लोरेसेंट या एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या है, हम विजिबल, इसका कोई लिंक ही नहीं, क्योंकि ये तो चेक करना पड़ता है कि अंदर के जो हमारे क्रिस्टल है वो कैसे हैं, राइट। इसमें बाहर कुछ आने की कोई प्रोबेबिलिटी होती नहीं, विजिबल रेंज कुछ दिखती नहीं, राइट।
बचा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। प्रिंसिपली यही है कि शॉर्टर वेवलेंथ हम हमारे जो सैंपल उसको देते हैं, देन वो एक्साइट होते हैं और विजिबल रेंज यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ हमको देखने को मिलती है। शॉर्टर वेवलेंथ क्या होती है, वो यूवी, ठीक है, और लॉन्गर वेवलेंथ में क्या आएगा हमारा, विजिबल रेंज, ठीक है। यही प्रिंसिपल होता है कि हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, यहाँ से एक और एडवांटेज है कि हम इसमें कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, यूवी माइक्रोस्कोप, ठीक है, मतलब एडवांटेज कह रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में हम यूवी माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट यूज टू प्रिवेंट क्लोटिंग। जो कंसंट्रेशन कितना है प्रिवेंट करते हैं हम क्लोटिंग के, 10 mg, 20, 2 mg, 15, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 mg पर ml, राइट। रेयरली यूज़ होता भी ऑक्सलेट बेचारा, बट पहले बहुत यूज़ होते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट इज प्रेसिपिटेशन टेस्ट है, एग्लूटिनेशन टेस्ट है, पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट है, या CFT कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है। तो विडाल में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखते हैं, आपने देखा होगा लैब में वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक वर्ड होता है इन सब टेस्ट के लिए जो हम बेड साइड पे करते हैं, स्किप पूरा माइंड से, ठीक है। तो कार्ड मेथड, रैपिड टेस्ट आई थिंक है ना। तो एंटीजन एंटीबॉडी चेक करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन शो करती है, किसका पार्ट है, सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एग्लूटिनेशन है, विडाल टेस्ट एग्लूटिनेशन पार्ट है। 11th क्वेश्चन, द मेजर सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेस्ट्रॉल फॉर ह्यूमन टिश्यू इज। तो एक्स्ट्रा जो हमारा सेलुलर मेजर सोर्स क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेस्ट्रॉल फॉर ह्यूमन टिश्यू के लिए, ऑप्शन है VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL, HDL, एल्बुमिन। एल्बुमिन का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, प्रोटीन पार्ट आ गया एल्बुमिन। बात है सब तीन में, ठीक है। उसमें भी अगर हम बात करें VLDL क्या ट्रांसपोर्ट करता है, TG, कोलेस्ट्रॉल कोई रोल ही नहीं है। LDL और HDL का मेन सीन है यहाँ पे, क्योंकि दोनों कोलेस्ट्रॉल को करते हैं। बट यहाँ पूछा है कि मेजर सोर्स एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो हमारा टिश्यू तक लेके आता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर लेके आना, देन दिस काइंड में हम कह सकते हैं कि LDL है जो क्या करता है, लीवर से उसको टिश्यू मतलब कि आर्टरीज तक लेके आता है। तो LDL हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर सोर्स बनता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। और इंटरसेलुलर में कि सेल के टिश्यू आर्टरी से लेके लीवर के अंदर जा रहा है, तो वो इंटरसेलुलर कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, LDL है जो कि हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेस्ट्रॉल के रूप में देखा जाता है। 12th क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट स्टेन फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट, एल्शियन ब्लू, BCB ब्रिलियंट क्रिजल ब्लू, टाउल्डन ब्लू या न्यूमेथिलन ब्लू। तो एल्शियन ब्लू तो हमारा एसिडिक म्यूसिन के लिए यूज़ होता है, हिस्टो का पार्ट होगा। टाउल्डन ब्लू भी पॉलीसेक्राइड्स के लिए यूज़ होता है। BCB एंड न्यूमेथिलन ब्लू दोनों ही हम रेटिकली यूज़ करते हैं, बट यहाँ पूछा है कि बेस्ट स्टेन कौन सी, तो वो न्यूमेथिलन ब्लू होती है, ठीक है। न्यूमेथिलन ब्लू ज़्यादा कंट्रास्ट देती है हमें और अवेलेबल भी मिल जाती है इजीली एज कम्पेरिजन टू BCB के, राइट। तो न्यूमेथिलन ब्लू कॉमनली वाइडली एक्सेप्टेड है, इसलिए न्यूमेथिलन ब्लू राइट आंसर है, बेस्ट स्टेन है, जो कॉमनली स्टेन भी कह सकते हैं हम इसको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नीडेड फॉर परफॉर्मिंग डायरेक्ट कूम टेस्ट। डायरेक्ट कूम टेस्ट के लिए क्या चाहिए, पेशेंट RBC, पेशेंट सीरम, हेमोलिसिस या सेल फ्रॉम बफी कोट। तो आइदर हमें चाहिए होगा RBCs, बेसिकली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों में RBCs चाहिए ही होते हैं, राइट। बट यहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट RBC में डायरेक्ट पेशेंट RBCs में हमारे डायरेक्ट कूम टेस्ट के लिए चाहिए होंगे RBCs। क्यों, क्योंकि इसमें हम चेक करते हैं डायरेक्ट में कि RBCs के ऊपर एंटीबॉडी अटैच है नहीं है, ठीक है। किसे चेक करते हैं, बाद में हम AHG एंटी ह्यूमन एंटीग्लोबिन डालते हैं, ठीक है, AHG एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। तो उसमें पेशेंट का RBC चाहिए होगा, तभी तो हम डायरेक्ट करेंगे। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम आर्टिफिशियल RBC लेते हैं और पेशेंट का सीरम डालते हैं उसमें। तो पेशेंट के सीरम में अगर एंटीबॉडी वो होगी
तो क्या होगा, वो अटैच होंगी इसके साथ, फाइनल में हमें एच डालना ही है, ठीक है। तो वो होगा इनडायरेक्ट, इसलिए इनडायरेक्ट में हम पेशेंट सीरम और डायरेक्ट में हम पेशेंट का आरबीसी यूज़ करते हैं, राइट। 14th क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन 495 इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज लाई। तो 495 रेडियो वेव, माइक्रोवेव, यूवी वेव या इंफ्रारेड, बेसिकली पूछा है कि 495 वेव में इनमें से कौन सी आती है, राइट। तो आपको चीज़ बताऊं, 400 से लेके 700 अप्रॉक्सीमेटली विजिबल आती है हमारी, ऐसी लाइट जो कि हम आंखों से देख सकते हैं या इंद्रधनुष कह सकते हैं, इन्हीं वेव से बनता है। 400 से नीचे शॉर्टर वेवलेंथ वाली वेव आती है, जैसे कि यूवी आ गई, एक्सरे होगी, गामा होगी, ये सब 400 से नीचे। 700 से ऊपर कौन सी आ जाएंगी हमारी, आईआर आ गई, इंफ्रारेड, देन हमारी आ जाएगी रेडियो वेव आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी कब आ जाएंगी, माइक्रोवेव होगी, किस में आ जाएंगी, 700 से ऊपर। यहाँ पूछा 495, तो इस रेंज के बीच में क्या आता है हमारा, तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं विजिबल, यूवी विजिबल, ठीक है, यूवी विजिबल। तो 400 या उसके बाद तो यूवी विजिबल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। देन हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन की, फैट स्टेन्ड बाय, फैट किससे स्टेन्ड होती है, पर्शियन ब्लू, ऑलरेडो, माइलो पेरोक्सिडेज या मिथिलिन ब्लू। फैट स्टेन किससे होंगी, तो अगर बात करें पर्शियन ब्लू की, पर्शियन ब्लू आयरन के लिए यूज होती है। माइलो पेरोक्सिडेज स्टेन ये एक एंजाइम है, एंजाइम किस में, बोन मैरो की स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है माइलो पेरोक्सिडेज इन सब में, माइलोइड सीरीज के चेक। मिथिलिन ब्लू क्या है, स्टेन है। बट फैट के लिए कौन सी यूज़ करते हैं हम, फैट के लिए हम यूज़ की जाती है ऑलरेडो। इसके अलावा कौन कौन सी और है वो आप नीचे कमेंट में जरूर बताना, पिछली वीडियो में बताया गया था ये, राइट। 16 क्वेश्चन, पता नहीं वीडियो बहुत लंबी बन रही शायद, बट एनीवे जिन्होंने पढ़ना है तो पढ़ेंगे। 16 क्वेश्चन, लिशमन पाउडर डिजोल्व, लिशमन पाउडर किसमें डिजोल्व होता है, एसीटोन, मिथेनॉल, डिस्टिल्ड वाटर या नन। तो लिशमन जो पाउडर डिजोल्व करते हैं मेथनॉल में, क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो सॉल्वेंट तो है ही है डिजोल्व करने के लिए, प्लस ये फिक्सेशन काम करता है, फिक्स भी कर देता है, ठीक है। जो हमारे ब्लड होते हैं उनमें जो प्रोटीन वगैरह होता है उन सबको फिक्स करता है, यानी कि वो निकलते नहीं हैं और इन्फेक्शस भी नहीं करते हमको, राइट। तो मेथनॉल हम यूज़ करते हैं। 17th क्वेश्चन, एन एपिटोप इज, एपिटोप क्या है, एंटीजन डिटरमिनिंग साइट, एंटीबॉडी, टी सेल, बी सेल। तो एक समझो ये एंटीजन है, इस एंटीजन के पास एंटीबॉडी आती है, अटैच करती है, बट किस पार्ट पे अटैच करेगी, एपिटोप पे। तो ऐसी साइट जहाँ पे एंटीबॉडी अटैच करती है उसको हम कहते हैं एपिटोप, इसलिए एंटीजन डिटरमिनिंग साइट उसकी साइट है, राइट। राइट आंसर हो जाएगा एंटीजन डिटरमिनिंग साइट। सिमिलर वे में एंटीबॉडी के पास भी साइट होती है ऐसी, जिसकी जहाँ पे एंटीजन अटैच होगा, तो उसको क्या कहते हैं, पैराटॉप, उसको कहते हैं पैराटॉप। एपिटोप है जैसी वैसी होगा पैराटॉप। 18th क्वेश्चन, लॉफलर सीरम लॉ पे स्टरलाइज बाय, गला भी सूख रहा थोड़ा बहुत, तो एनीवे लॉफलर सीरम लॉ किससे, ऑटोक्लेव से नहीं होगा, सब ऑटोक्लेव का टेम्परेचर 120 के पास जाता है, तो उसमें ये खराब हो जाएगा, ठीक है, डीनेचर हो जाएंगे। बॉइलिंग से भी प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे। बचा इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन हमारा राइट आंसर है, ठीक है, सॉरी। सो इंस्पिरेशन राइट आंसर है। इसमें क्या होगा हमारा 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे हम इंस्पिटेट करेंगे, ठीक है। हमारे जो लॉफ्रेंस लॉप है या फिर हमारे एलजी मीडिया के इसको भी इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 80-85 के लिए 80 to 85 डिग्री टेम्परेचर पे 3 कॉन्जिक्यूटिव सर्टेन मशीन में डाला जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे कि हमारा स्टरलाइज होता है मीडिया, राइट। इसकी भी कहानी 3 डेज क्यों देते हैं, तो पहले डेज में क्या होंगे, जो हमारे एक्टिव होंगे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, बट ये स्पोर फॉर्म में भी जा सकते हैं, क्यों, जैसे उनको मिलेगा मरने वाले हम, तो सब अपने बचने के लिए स्पोर फॉर्म में जाएंगे। तो ये ना, अब कई बार साइंस इसलिए मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है, मतलब अकेले में बैठो तो इनके बारे में सोचो यार, मतलब क्या ही चीज़ है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल छोटा सा एकदम, कि हर कोई प्राणी अपने आप को बचाने में लगा हुआ है ना, कि भाई मेरे को, क्योंकि सबको दर्द होता है यार, है ना, तो हर कोई चाहेगा कि मेरे को ना मारा जाए। अब ऐसा नहीं है कि हमारा दर्द उसका दर्द बहुत अलग अलग हो, सबका दर्द सेम ही होता है, राइट, सबका दर्द सेम होता है। इसी अपने फिलॉसफी होगी, तो चलो बढ़ते हैं। तो इसलिए वो बेचारे सोचते हैं मर जाएंगे हम, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं किसमें,
स्पोर फॉर्म में। फिर इंसान बहुत खतरनाक है, वो उसको एक दिन का टाइम देता है, ठीक है, 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज का मतलब ये वो इसको एक दिन का टाइम देता है, राइट। एक दिन का टाइम है, वो तो अच्छा फेवरेबल कंडीशन आ गई तो वो अगेन वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आएंगे। चल भाई, फिर उसको 85 दिन तो वो ख़त्म। तो मैं ऐसा माना था कि 2 डेज़ में ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बट हम 3 डेज इसलिए देते हैं ताकि एक हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन का स्टेप लेके चले स्टरलाइजेशन। ये ऐसी मीडिया, इसमें हल्का सा भी कुछ भी पार्टिकल रहा तो ग्रोथ वो हो जाएगी। मतलब कहने का कि जो हमारे खरपतवार, जैसे खेत में खरपतवार होती है, वैसे ही अनवांटेड ऑर्गेनिज्म या कमेंसल वो इजीली ग्रो हो जाएंगे क्योंकि बहुत न्यूट्रिशन मीडिया है इसमें। देन 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव रिएक्शन फॉर मॉलिश टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट के रिगार्डिंग ये है, फेलोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, राइट आंसर हो जाएगा म्यूकोप्रोटीन। बेसिक टेस्ट है मॉलिश टेस्ट जो हम कार्बोहाइड्रेट के लिए चेक करते हैं, राइट, बायोकेमिस्ट्री में। देन प्लास्टिक डिस्पोजल सिरिंज स्टरलाइज है। प्लास्टिक सिरिंज कैसे होती है स्टरलाइज? ऑटोक्लेव से, हॉट एयर ओवन, आयनाइजिंग रेडिएशन या फ्री स्टीमिंग। तो एक ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका सिरिंज का पूरा नक्शा ही चेंज हो जाएगा, राइट। डिस्पोजेबल सिरिंज की बात की, वो भी प्लास्टिक। फ्री स्टीमिंग जब हम पानी के ऊपर देंगे तो भी मॉइस्चर के कारण इसकी शेप चेंज हो सकती है, राइट। इसकी तो छोड़ो, हॉट एयर ओवन में हमारे जो ग्लासवेयर होते हैं सिलेंड्रिकल, या जिनके मेजरिंग जिनसे हम एग्जैक्ट मेजर करते हैं ऐसे सिलेंडर, उनको भी बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं हॉट एयर से स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। वो भी कब तकरीबन 80-90 इन सब में किया जाता है। ज़्यादा करेंगे तो उनका भी जो है वो चेंज होने लगता है। तो ये तो प्लास्टिक की है, राइट। तो यहाँ पे बात आती है फिर चीज़ की, वो है हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशन इनसे किया जाता है। अब आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या है, यूवी होगी हमारी, एक्सरे होगी, ये सब आयनाइजिंग रेडिएशन, गामा रेज। और नॉन आयनाइजिंग कौन सी हो जाएगी हमारी, वही सब माइक्रोवेव होगी, IR होगी, इंफ्रारेड होगी, रेडियो वेव होगी, ये सब हमारी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो जाएंगी, ठीक है। दोनों का ही काम होता है हमारा स्टरलाइजेशन में, बट जो हमारे आयनाइजिंग रेडिएशन है वो मेजरली यूज़ किए थे डिस्पोजेबल सिरिंज के लिए, राइट। सो इसमें बहुत सारे MCQ होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करो और थोड़ा शेयर करो। एंड देन कुछ टाइम बाद प्लानिंग कर रहा हूँ मैं कि चलो वो सीक्रेट रहेगा, देखते हैं। बहुत ही बिजी शेड्यूल चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग व्हाट्सअप करते हैं ये चीज़, तो कई बार इसका रिप्लाई नहीं आता, उसके लिए सॉरी, बट ट्राई करता हूँ मैं करा जाए। बाकी यहाँ से आपको नॉलेज मिल रही तो उस चीज़ को लिया जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।